हेलो निंजा वॉरियर्स। आज के सेशन में एज यू कैन सी हम लोग बात करने वाले हैं कि मैथ्स पेपर को इस तरह से कैसे लिखें कि आता भले हमें 60% ऑफ द पेपर हो अप्रोक्सीमेटली, लेकिन मार्क्स जो आ रहे हैं हमारे वो आ रहे हैं लगभग 95% प्लस। ऐसा कैसे होगा मैम, आता कम है और मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं? तो बेसिकली ऐसा ऐसे होगा। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टेप मार्किंग का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैथ्स के पेपर में। भले ही आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता हो, पर फिर भी अगर आपने आती हुई कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ फॉर्मूला, कुछ कुछ चीजें लिख दी तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। नंबर 1, तो ये जो स्टेप मार्किंग है वो आपके बोर्ड्स में, आपके मिड टर्म में कैसे होने वाली है वो हम देखेंगे, लेकिन वो सबसे एंड में देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। लास्ट में बताऊंगी कि कैसे एक एक क्वेश्चन में एक एक स्टेप करके दिखाऊंगी, ठीक है। दैट इज फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, मैथ्स के पेपर में अक्सर ये देखा गया है कि मैम पेपर आता था लेकिन ढंग से कर नहीं पाए, तो टाइम को कैसे मैनेज करना है, और कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से जो प्रॉपर हमें क्वेश्चन पूरा का पूरा आता है उसमें भी अगर वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैम ने कितने दिए, 2 या 2.5 नंबर दिए, ये 1 या 1.5 नंबर जो है वो कट जाता है, 1 या आधा नंबर कट जाता है। तो वो कैसे मेक श्योर करें कि जो क्वेश्चन आता है उसको तो हमें किल करना ही, और जो नहीं आता है वहां से भी मार्क्स खींच के लेके आने, सो दैट 60 to 95 तक हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉपर्स की आंसर शीट भी देखने वाले कि एक टॉपर किस तरह से आंसर प्रेजेंट करता है। बेसिकली सेशन इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन स्किल्स एज वेल, स्टेप मार्किंग एज वेल, टाइम मैनेजमेंट एज वेल, ठीक है। तो आज की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट टिप्स दे देती हूँ जो मैथ्स में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। भले आपको कितना भी अच्छा आता हो, लेकिन अगर वो करके नहीं आए तो क्या फायदा। तो इसीलिए आपको भी पता है, सबसे पहले आपको पेपर अगर पहले मिल जाता है, लाइक पहले सिर्फ कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है, कुछ कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है कि पहले आपको पेपर दे दिया गया है एंड देन यू कैन नॉट राइट एनीथिंग। कहीं पे भी आपको नोट्स नहीं मिले, कॉपीज नहीं मिली है, आपकी आंसर शीट नहीं मिली है, आपको जस्ट पेपर को रीड आउट करना है। तो ऐसा बोर्ड्स में होता है, ठीक है। और अगर मिड टर्म में ऐसा नहीं होता तो यू कैन स्किप दिस पार्ट। तो इजी, मीडियम, हार्ड, अगर आपको पेपर कुछ 5, 10, 15 मिनट जितनी भी पहले मिल जा रहा है तो आप वहां पे सिर्फ पेपर देखो मत, आपको वहां पे डिसीजन लेने हैं, क्योंकि आपके पास बोर्ड वाले पेपर में, मिड टर्म वाले पेपर में चॉइसेस होती हैं। तो इजी, मीडियम, हार्ड की मार्किंग करनी है पहले 15 मिनट में। तो पहले जो भी पहले आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको देखना है कि हाईएस्ट वेटेज सेक्शन से अगर आप स्टार्ट करते हैं ना तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मैं अपने बोर्ड्स की टॉप स्कोरर रह चुकी हूँ 100 on 100, और वो भी मुझे बहुत कम टाइम लगता था मैथ्स का पेपर सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए मैं एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह से अगर आप करोगे तो आप भी कम से कम समय में और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो हाईएस्ट वेटेज वाले सेक्शन से स्टार्ट करना है और आपको ये देखना है कि मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट कहाँ पे हूँ, ठीक है। कौन सा सेक्शन जो है उसमें मेरे को कंप्लीट कॉन्फिडेंस है तो मैं वहां से शुरू करूंगा, और अगर वो हाई वेटेज का बनता है तो फिर सोने पे सुहागा है, ठीक है। अब टाइम लिमिट मैंने आपको देके रखी है, ये अप्रोक्सीमेट है। ये आपको हेल्प करेगा कि आप अपना पेपर टाइम पे खत्म कर पाए। तो आपके पास जो 2 मार्कर वाले एमसीक्यूज हैं शुरुआत में, ठीक है, 2 मार्कर वाले एमसीक्यूज जो हैं उनको अप्रोक्सीमेट आप कितना टाइम देंगे, 1.5 मिनट का आप टाइम लगा दो उसमें। ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, कभी 1 मिनट में हो जाएगा, कभी कभी कुछ क्वेश्चन 2 मिनट में भी हो जाते हैं, कभी 10 सेकंड में भी हो जाते हैं। तो बट मैं आपको बता रही हूँ कि जो सेक्शन ए है उसको आप ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, 15 से 18 मिनट मैक्सिमम आप दे सकते हो सेक्शन ए को, ठीक है। फिर सेक्शन बी की बात आती है। सेक्शन बी थोड़ा सा एमसीक्यू नहीं है, बट आपको उसमें लिखना पड़ेगा, स्टेप्स लिखनी पड़ेंगी। तो आप उसके अंदर हर क्वेश्चन में मैक्सिमम 4 मिनट का अगर टाइम देंगे तो आपका आधे घंटे में सेक्शन बी खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन बी की टाइम लिमिट 30 मिनट्स है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं 3 मार्कर क्वेश्चन। 3 मार्कर क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन में 8 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, राइट। अगर आपका 3 आवर्स का पेपर है तो 3 आवर्स का है तो ही ये है, ठीक है ना। तो 8 मिनट फॉर 3 मार्कर। तो सेक्शन सी को आपको 1 घंटे में खत्म करना रहेगा। एंड देन
जो 4 मार्कर क्वेश्चन है वो 5 ही ऐसे सवाल आते हैं, 4 मार्क्स के आपको 5 ही सवाल करने होते हैं, राइट। तो इसमें आपको 50 मिनट टोटल सेक्शन डी में देना है। तो अगर आप टोटल लगाएंगे तो 60 प्लस 60 110 हो गया, 110 प्लस 30 एंड 15, तो 110 प्लस 30 कितना हो गया 140 एंड 15 कितना हो गया 155, 155 मिनट्स ही हुए हैं मैम। क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो मैम पेपर तो 3 घंटे का होता है, 3 घंटा मतलब 180 मिनट होता है, आपने तो पेपर 155 मिनट में ही कर दिया। तो लास्ट का जो आपके पास टाइम बच रहा है वो आपको क्या क्या चेक करना है कि कुछ एरर तो नहीं हो गया है, कुछ लेबलिंग में मिस्टेक तो नहीं कर दी है मैंने, जैसे कोई ट्रायंगल बनाया तो मैंने लेबल ही नहीं किया, कुछ ज्योमेट्री में फिगर बनाया तो लेबल नहीं किया, इक्वेशन में नंबरिंग करने में गलती कर दी, ठीक है। ये सारी चीजें देखनी है, सिली मिस्टेक्स तो नहीं की वाइल कैलकुलेटिंग, और उसके बाद कोई इनकम्प्लीट क्वेश्चन तो नहीं है जिसको मैंने सोचा था कि अरे मैंने स्टार्ट किया बट जब बनाया तो रियलाइज हुआ कि अभी तो मेरे से बन नहीं रहा है उतना, तो मैं एक काम करता हूँ थोड़ी देर बाद आके करूंगा। तो ये आपको फॉलो करना रहेगा, है ना। इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऑब्वियसली अपन को ऊपर नीचे होता ही है, बट एक माइंडसेट आप लेके चलते हो तो आपका फिर मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। अब मैं आपको बात करूंगी, सीधे मैं आपको ले जाऊंगी कहाँ पे, स्टेप मार्किंग तो हम आखिरी में डिस्कस करेंगे, बट टॉपर्स आंसर शीट जो मैंने आपको बोला था, तो मैं टॉपर्स आंसर शीट है ये, जिसको फुल मार्क्स आए थे बोर्ड्स में। तो मैं आपको बताऊं कि उसने किस तरह से आंसर लिखा था। छोटी छोटी मैं पूरी आंसर शीट नहीं लेके आई हूँ, बट मैंने पूरी आंसर शीट देखी और मैंने जो बारीकियां मुझे दिखी ना वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे उस बच्चे का एक क्वेश्चन था, उसने फाइनल आंसर जो ना वो बॉक्स में डाला है। तो जैसे क्या होता है ना, कई बार बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती है एग्जामिनर को, और आपको चांस नहीं लेना है कि वो जो एग्जामिनर है वो 100 कॉपीज चेक कर रहा है ऐसे ऐसे करके, तो उसको एक बॉक्स में मिल जाएगा तो उसको कितना हेल्प हो जाएगा। अदरवाइज आपका पेपर वो मिस आउट कर सकता है मिड टर्म में। तो आप जा सकते हो कि मैम आपने तो ये चेक ही नहीं किया है, पर बोर्ड्स में तो कितना मुश्किल होता है, आपको तो मुश्किल हो जाएगा कि आप क्रॉस चेक करने के लिए भी आपके पास आंसर कॉपी नहीं मिलेगी, उसमें भी आपको पे करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे ये सब बॉक्स में लिखेंगे तो आपको फायदा होगा। और यहाँ पे देखो कि हेंस प्रूव्ड वाले जो क्वेश्चन है वो भी देख लो, हेंस प्रूव्ड दे आर कोप्लेनर। तो कई बार होता है ना ऐसे कि हमें पूरा क्वेश्चन ढंग से नहीं आता है, बट हमने कुछ कुछ कर दिया और फिर हेंस प्रूव वाले में हेंस प्रूव दिस इज इट। तो समटाइम्स यू नेवर नो कि आपको क्वेश्चन आधा अधूरा थोड़ा थोड़ा आता है, बट द कॉन्फिडेंस जो है ना, आपने बॉक्स करके मारा है तो टीचर को लगेगा यार बच्चे ने सही किया होगा, ऐसा क्या गलत कर दिया होगा, राइट। तो इस तरह से भी हो सकता है। ओके एंड ये देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो सेक्शन बी बच्चे ने स्टार्ट किया था, ऑल्दो उसके पास प्रीवियस पेज पे स्पेस थी, पर उस बच्चे ने उस पेज को कैंसिल आउट किया और उसके बाद नया सेक्शन नए पेज से स्टार्ट करोगे तो बहुत फायदा होगा। टीचर को भी एक फ्रेश दिखेगा कि अच्छा यहाँ पे नया सेक्शन है। एक सेक्शन को एक ही जगह पे करना बहुत ही बढ़िया एक वाइज डिसीजन होता है, मुझे लगता है एक नीटनेस की निशानी होती है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो ये बच्चा जो है इसकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, पर ये दिख रहा है साफ साफ इसने नीट लिखने की कोशिश की है, नीट एंड टाइडी, मतलब काफी साफ सुथरा लिखने की कोशिश की है। और इस बच्चे से गलती भी हो गई है तो उसने उसको काटा भी कितने सुंदर तरीके से, उसको घिचपिच नहीं मचाया है। तो ये भी आप देख सकते हो, कभी गलती हो जाए तो किस तरह से आपको काटना है आंसर को वो देख लेंगे। उसके बाद फाइनल आंसर को आप देख सकते हो उसने कैसे लिखा है, फाइनल आंसर ये है। और उसके बाद जहां पे उसने लिखा है कि ln x जो है वो log x टू द बेस e है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बताती हैं कि आपने हर चीज लिखी है, आपने ये बोला है कि चैलेंज कर दिया एग्जामिनर को कि मेरे मार्क्स काट के तो आप बताओ, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखो ऐसे छोटी छोटी चीजों के स्निप्स में लेके आई हूं। यहाँ पे देखो इस बच्चे ने इस पूरे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का सवाल है तो एक फॉर्मूला यूज किया है और उसको उसने साइड में लिखा है। तो आप उसको एक बॉक्स में अगर सजा के लिखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है और ये इस क्वेश्चन में यूज हुआ है तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और उसकी भी स्टेप मार्किंग काउंट होती है अगर आपने ऐसा किया है तो, ठीक है। ऑलराइट, तो कुछ कुछ भी चीजें अगर आप यूज कर रहे हैं तो आई गेस ये तो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। और
कुछ लास्ट मिनट टिप्स ये हैं, कई बार इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है ना, तो हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कर देते हैं और एंड में इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ना भूल जाते हैं, यहाँ पे हमारे हाफ मार्क्स कट हो जाते हैं। तो ये लास्ट मिनट के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये आप चेकलिस्ट बना के जाना। तो जो लास्ट 25 मिनट्स में मैंने आपको बोला है ना चेक करना है, वो यही चेक करना है। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो इंटीग्रेट करते थे, बट जब डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, और जब सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो याद रखना आपकी जो लिमिट्स है वो भी सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से बदल जाती हैं, अब पुरानी लिमिट्स नहीं रहेंगी। कन्वर्टिंग लिमिट्स इन टर्म्स इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, याद रखना ये। उसके बाद अप्लाइंग यूनिट्स, अगर एरिया पूछा है, कोई लेंथ पूछी है क्वेश्चन में, तो आप बताओ लेंथ है तो 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट्स डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। स्क्वायर यूनिट्स तब आता है जब एरिया की बात है, वॉल्यूम की बात है तो क्यूबिक यूनिट्स आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद कोई ग्राफ वगैरह बनाया है तो उसको लेबल ढंग से करेंगे, जैसे एबीसी कोई ग्राफ या डायग्राम बनाया है, सर्कल बनाया है, सेंटर को लेबल ढंग से करो, तो उसके भी आपके मार्क्स जो है वो कैंसिल आउट हो सकते हैं, डिडक्ट हो सकते हैं। और अब आई नो आप वेट कर रहे हो कि किस तरह से मैम स्टेप मार्किंग होगी, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये एक आप ही के बोर्ड का सवाल है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल्स टू cos m cos इनवर्स x। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो है 0 के बराबर है, ये एक स्टेटमेंट प्रूव करना है जहां पे y2 और y1 ये डबल डेरिवेटिव है और y1 सिंगल डेरिवेटिव। y2 इज d2y by dx स्क्वायर, y1 इज dy by dx। नाउ आई विल टेल यू कि स्टेप मार्किंग का क्या एडवांटेज है। तो ये आपका पूरा सोल्यूशन हो गया। आपने क्या करना है, क्लियरली y2 मतलब दूसरी बार डिफरेंशिएट करना है। तो इस क्वेश्चन में सोल्यूशन सबसे पहले आपने लिखना है कि अच्छा जो गिवन है, फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप कि कॉस को उस तरफ ले गए, ठीक है। जैसे आप ले गए तो यहाँ पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो, ठीक है। 1 मार्क यहाँ मिल गया। अब आपको डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और जैसे ही पहला डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको 1 और मार्क मिल गया। तो यहाँ पे आपने 2 मार्क सिक्योर कर लिए, जबकि आपको ये क्वेश्चन शायद ढंग से आता भी नहीं होगा या फिर आपने पूरा सॉल्व भी नहीं किया है। अब क्या करना है, अब आपको अगले स्टेप के बारे में सोचना है। दोबारा डिफरेंशिएट तो करना ही है, बट यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो आपको स्क्वायर करके फिर डिफरेंशिएट करना एक समझदारी वाली बात होगी। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, और उसके बाद आपने डिफरेंशिएट किया है तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करोगे तो 1 और नंबर आपको मिल जाना है। तो यहाँ पे 3 नंबर मिल चुके हैं। और लास्ट स्टेप, जब आप डिफरेंशिएट करोगे दोनों तरफ रीअरेंज करके फाइनल आंसर निकालोगे, तो फाइनल आंसर जैसे आपने डिफरेंशिएट किया तो क्लियरली देख लो यहाँ पे ये आ चुका है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 भी कैंसिल हो चुका है हर तरफ से, और ये हो जाएगा y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। तो ये जो है, ये जो क्लियरली दिख रहा है ये मैच हो गया। तो यहाँ पे अगर आपने लास्ट स्टेप को ढंग से रीअरेंज करके आंसर नहीं निकाल पाए तो सिर्फ हाफ मार्क डिडक्ट होगा। तो यहाँ तक आपका 4 में से 3.5 कंफर्म है और हाफ मार्क ये स्टेप के लिए आ जाएगा फॉर जस्ट फॉर द रीअरेंजमेंट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द क्वेश्चन, इवन इफ यू डोंट नो, कुछ तो आप लिख के आओ। जो फॉर्मूला यूज हो रहा है एटलीस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार cos इनवर्स x का डेरिवेटिव है, तो बॉक्स के अंदर एक्स्ट्रा लिखना है, तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव लिख के आओ। कितना होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे बॉक्स के अंदर। तो इसका भी आपको एक हाफ नंबर तो मिल ही जाएगा। तो ये तरीका होता है कि जब भी आपको कोई पेपर में बहुत सब कुछ नहीं भी आ रहा है तो भी अपन उसको मैक्सिमम कैसे करेंगे। अब आपको लग रहा होगा मैम आपने टिप्स तो दी थी, बट आप कुछ पढ़ाओ भी तो सही, आप कुछ ये भी तो बताओ कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सो दैट मिड टर्म में हम अच्छा स्कोर करें। तो आपको कमेंट करना है अगर आप चाहते हो कि मैं एक कंप्लीट रिविजन का, मेरा मन है कि क्योंकि टाइम कम है तो मैं एक कंप्लीट मिड टर्म सिलेबस का रिविजन ले लूँ, फॉर्मूला रिविजन टाइप। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसा करूं तो आप कमेंट करोगे कंप्लीट रिवीजन, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी मिड टर्म की डेट मुझे बताओगे तो मुझे आसानी हो जाएगी कि मैं अपना सेशन प्लान कर पाऊं, ठीक है। तो आप मिड टर्म की डेट लिखेंगे तो सो दैट मैं उसके पहले सेशन लूंगी तो फायदा होगा, वरना आपकी मिड टर्म की डेट निकल जाएगी उसके बाद में सेशन प्लान कर रही हूँ तो वो वर्थ इट ही नहीं होगा। तो आप कॉमेंट करो कंप्लीट रिविजन, एंड देन अगर आपकी मिड टर्म मान लो 26 अक्टूबर को है तो मैम कंप्लीट रिवीजन 26 अक्टूबर ऐसा कमेंट कर दो, एंड देन आई कैन प्लान माय सेशन कंप्लीट मैथ्स का मिड टर्म का, ठीक है। तो दिस इज मी नम्रता साइनिंग ऑफ। मैं आपको अगले वीडियो में मिलने वाली हूँ।